हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PSC मंत्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में परिवर्तित किए गए वर्ष 2024 के नवीनतम सिलेबस के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 अंक वाले प्रश्नों को अधिकतम 200 शब्दों में कैसे लिखना है। इसके अलावा इन क्वेश्चन के आंसर को लिखने में हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर 10 मार्कर आंसर राइटिंग सीरीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस बात को समझें कि मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन करना एक कला है जिसे केवल प्रैक्टिस करके ही डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि आप उत्तर लेखन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी आंसर को एक परफेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की स्किल्स में उतना ही निखार आता जाएगा। दोस्तों, आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2024 में चेंज किए गए नए सिलेबस को ध्यान से रीड करके संबंधित विषय या टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज या समुचित ज्ञान को प्राप्त करें। उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। दोस्तों, MPPSC के न्यू सिलेबस को देखकर आपके माइंड में बहुत से विचार आ रहे होंगे कि 10 अंकों वाले प्रश्न के उत्तर को हम कैसे डील करें, इन्हें कितना बड़ा लिखें या कैसे लिखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस बात को याद रखिए कि 10 अंक के प्रश्न को हल करने की मैक्सिमम वर्ड लिमिट 200 शब्दों की है। इसलिए आपको भी 190 से 200 शब्दों के अंदर ही अपने आंसर को कंप्लीट करने का प्रयास करना है। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अधिक कंटेंट लिखने पर आपको ज्यादा अंक मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए आप निर्धारित शब्द सीमा में और संभवतः पॉइंट्स में लिखने का ही प्रयास करें, क्योंकि ये आंसर के प्रेजेंटेशन का बहुत इजी तरीका है। इसके अलावा जहां पर भी आवश्यकता हो वहां पर फ्लोचार्ट्स और डायग्राम्स आदि का यूज क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार करें। दोस्तों, 10 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर की फ्रेमिंग कैसे करना है, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स को देखते हैं। PSC मंत्रा हिंट्स फॉर सॉल्विंग 10 मार्कर क्वेश्चन। दोस्तों, MPPSC की मुख्य परीक्षा में 10 अंक वाले प्रश्नों को एक प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए आपको एक बैलेंस स्ट्रैटेजिक अप्रोच की आवश्यकता होगी, जो आपकी अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। उत्तर लेखन में आप आगे दिए गए इन बेसिक कीवर्ड्स का यूज करके एक परफेक्ट 10 मार्कर आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न को समझना। सेकंड पॉइंट है प्रिपेयरिंग एंड सिनॉप्सिस फॉर द आंसर, मतलब उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। थर्ड पॉइंट है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना। फोर्थ पॉइंट है राइट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के मुख्य भाग को लिखना। फिफ्थ पॉइंट है क्रिटिकली एनालिसिस बाय द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष देना। और लास्ट पॉइंट है रिव्यू एंड एडिट द आंसर, अर्थात उत्तर की समीक्षा करके संपादित करना। दोस्तों, आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी रूल्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न को समझना है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आप प्रश्न की आवश्यकताओं को ध्यान से रीड करें और समझें कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। साथ ही प्रश्न में दिए गए कीवर्ड्स तथा निर्देशों आदि पर पूरा ध्यान दें। उसी के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरे स्टेप में आप आंसर को प्लान करें। दोस्तों, उत्तर लिखना शुरू करने से पहले आप अपने विचारों को व्यवस्थित करके एक संक्षिप्त फ्रेमवर्क या सिनॉप्सिस बना लें, जो उन मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाले जिन्हें आप अपने उत्तर में कवर करना चाहते हैं। इससे आपकी प्रतिक्रिया में लॉजिकल फ्लो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों,
यहां से अब आप आंसर लिखना शुरू करें। 20 से 25 शब्दों में आप क्वेश्चन के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो अर्थात एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। इंट्रो उस विषय की एक झलक प्रदान करता है जिस पर आप आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी आंसर को शुरू करने में इंट्रो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे आप अपने विचारों को स्पष्टता तथा अपने उत्तर को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे परीक्षक को समझने में आसानी होती है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप अपने विषय को संक्षेप में समझा सकते हैं, जिससे परीक्षक को पूर्वानुमान करने में मदद हो सकती है कि आप अपने उत्तर में उन्हें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको आंसर के मुख्य भाग को बहुत ही स्मार्ट वे में प्रेजेंट करना है। इस पैराग्राफ में 140 से 150 शब्दों में आप अपने तर्क या विश्लेषण का समर्थन करने वाले मुख्य बिंदुओं को विस्तार से बताइए। दोस्तों, उत्तर लेखन के इस भाग को आप दो प्रकार से डील कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में अगर आपको वर्णन करें, व्याख्या करें, चर्चा करें, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, समालोचनात्मक वर्णन करें, प्रकाश डालिए, समीक्षा करें, निबंध लिखें या विस्तृत लेख लिखें आदि ये कीवर्ड्स दिए गए हो, तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर को आप पैराग्राफ में लिखें। इसी प्रकार प्रश्न में अगर आपसे कारण बताइए, परिणाम बताइए, प्रभाव बताइए, गुण तथा दोष बताइए, लाभ और हानि बताइए, अंतर बताइए, समानता तथा असमानता बताइए, तुलना कीजिए आदि लिखने को कहा जाए, तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर को आप पॉइंट्स में लिखें। दोस्तों, उत्तर के मुख्य भाग में अपने उत्तर को मजबूत करने के लिए आप प्रासंगिक उदाहरण, फैक्ट्स और आंकड़े देना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते समय कंपैटिबिलिटी और क्लैरिटी बनाए रखें तथा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन भी करें। दोस्तों, इसके साथ ही आंसर में जहां पर भी आवश्यक हो वहां पर आप फ्लो चार्ट्स एवं डायग्राम्स आदि का यूज भी जरूर करें। इसके अतिरिक्त उत्तर में अपने सुझाव अवश्य दें, क्योंकि ये विषय पर आपकी पकड़ और समझ के स्तर को दिखाते हैं। साथ ही ये आपके प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दिखाता है। दोस्तों, प्रश्न में जहां पर भी लागू हो वहां पर मौजूदा विषय या मुद्दे का क्रिटिकल एनालिसिस अर्थात आलोचनात्मक विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करें। साथ ही काउंटर आर्ग्यूमेंट या प्रतितर्क भी प्रदान करते हुए अपने स्वयं का एक तर्क संगत निष्कर्ष प्रस्तुत करें। ये सभी आपके एनालिटिकल स्किल्स को प्रदर्शित करते हैं और आपकी विषय वस्तु की कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, लास्ट में 25 से 30 शब्दों में आपको अपने उत्तर के निष्कर्ष को लिखना है। निष्कर्ष बताने से आप अपने विचारों को सीधे और स्पष्ट रूप से तथा पूर्णता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपके उत्तर का प्रभाव बढ़ता है और आपके विचारों को सही रूप से समझा जा सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखना चाहिए। निष्कर्ष में आप अपने मुख्य बिंदुओं को सारांशित करें और अपने उत्तर के मुख्य तर्क को संक्षिप्त तरीके से दोबारा बताएं। एक मजबूत समाप्ति स्टेटमेंट प्रदान करके एक स्थायी प्रभाव छोड़ें जो आपकी स्थिति की पुष्टि करता है तथा आपके उत्तर के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, उत्तर के समाप्त होने के बाद आप रिव्यू एंड एडिट अर्थात अपने उत्तर की समीक्षा करें और संपादित करें। अपने आंसर को प्रूफरीड करते हुए किसी भी व्याकरणिक त्रुटि, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और विचारों की सुसंगतता की जांच करें। बेहतर और त्रुटि रहित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन करें। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करके आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में एक परफेक्ट 10 मार्कर क्वेश्चन को प्रभावी ढंग से सॉल्व करके अच्छा स्कोर हासिल करने की अपनी पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। दोस्तों, आंसर की शुरुआत में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो बताएंगे कि मशीनों जैसे रोबोट्स आदि में सोचने, समझने, विचार करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकास करना ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या एआई कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समाज को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे उद्योग और आर्थिक विकास में, विज्ञान और अनुसंधान में, पुलिस व्यवस्था में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि। दोस्तों, अब हमें इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान और अनुसंधान के अंतर्गत एआई का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, बैटरी और सौर पैनल्स के लिए नई सामग्री की खोज और परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में करते हैं। साथ ही मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी एआई तकनीकों का उपयोग जटिल मॉडल और सिमुलेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ता इन मॉडल्स का उपयोग भौतिकी, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन और भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग और आर्थिक विकास में एआई के उपयोग से उद्योगों में ऑटोमेशन, तकनीकी सुधार और तेजी से डेटा प्रसंस्करण संभव है, जिससे उत्पादकता बढ़ सकती है और नए रोजगार का सृजन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस व्यवस्था में एआई की मदद से केंद्रीय डेटाबेस के साथ चेहरे की पहचान के मिलान, अपराध के पैटर्न अनुमान और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में एआई के उपयोग से खरपतवारों का पता लगा सकते हैं। साथ ही कीटों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मृदा की जांच करने में भी एआई लाभकारी सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकों को कार्य को डिजाइन और आवंटित करने, फीडबैक देने और कक्षा में बातचीत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसीलिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के उपयोग से रोगों के निदान और रोग का पूर्वानुमान लगाकर रोगों की सही तरह से देखभाल और उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा एआई के द्वारा बनाए गए उपकरण और सॉफ्टवेयर से रोगों की ट्रैकिंग, बीमारियों के प्रबंधन और चिकित्सकीय निर्णय लेने में सुधार हो सकता है। दोस्तों, लास्ट में अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान समय की सूचना तकनीकी का महत्वपूर्ण घटक है, जो मानव, समाज, देश तथा विश्व के विकास हेतु आवश्यक है। दोस्तों, इस तरह से आप एक परफेक्ट 10 मार्कर क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम इस प्रश्न का इंट्रो लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समाज को सही सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक करने, चुनौतियों का सामना करने और सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। दोस्तों, इसके बाद हम सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका। मीडिया चुनाव के समय मतदाताओं को जागरूक बनाने तथा राजनीतिक गतिविधियों को जनता के सामने लाने में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसके अलावा मीडिया संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करके सरकार के कार्यकलापों को जनता तक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान का मंच। मीडिया जनता की समस्याओं तथा परिवेदनाओं को सरकार तथा प्रशासन के समक्ष सशक्त रूप से रखकर समाधान के प्रयास करती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जनमत निर्माता के रूप में।
मीडिया लोगों को सार्वजनिक मुद्दों पर राय देने और अपने विचार साझा करने का मंच प्रदान करती है। इससे लोग सामाजिक, राजनीतिक और आपसी मुद्दों पर सही रूप से सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निगरानी एवं नियंत्रण। मीडिया ने समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन जैसे तहलका.com का ऑपरेशन वेस्ट एंड, ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह आदि के द्वारा राजनेताओं एवं नौकरशाहों का भ्रष्ट तथा काला चेहरा उजागर किया है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा एवं लोक कल्याण। रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों तथा मीडिया के अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाले विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों जैसे सत्यमेव जयते आदि ने आम जन तक गहरी छाप छोड़ी है। अगला पॉइंट है सूचना प्रदाता के रूप में मीडिया से देश, दुनिया तथा स्थानीय खबरें आम जन को प्राप्त होती है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात, गणतंत्र दिवस समारोह, आकाशवाणी समाचार आदि। दोस्तों, चलिए अब हम मीडिया के नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। समाचार पत्रों तथा न्यूज चैनलों में आपदाओं तथा दुर्घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बनता है। चुनावों में पेड न्यूज का प्रचलन, जिसमें मीडिया का किसी विशिष्ट दल की ओर झुकाव होता है। टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे धारावाहिकों जैसे सास बहू, ज्योतिष इत्यादि से परस्पर वैमनस्यता तथा अंधविश्वास आदि समाज को भ्रमित करते हैं। मीडिया अक्सर नकारात्मक और संदेहास्पद खबरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे लोगों के बीच मतभेद बढ़ने और समाज में असमानता उत्पन्न हो सकती है। मीडिया के अक्सर सरकारी या व्यापारिक नियंत्रण में रहने से स्वतंत्र रूप से खबर प्रस्तुत करने में रुकावट होती है। तो दोस्तों, ये सभी मीडिया के कुछ नकारात्मक पक्ष थे। दोस्तों, लास्ट में अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रही है, जिसने सामाजिक जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस प्रकार आप इस आंसर को निर्धारित शब्द सीमा में डील कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहां पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम MPPSC की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण 10 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को सॉल्व करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे PSC मंत्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।